यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2019। इससे पहला क्वेश्चन है, दाम ताम्र की मुद्रा होती थी। देसाई राजस्व अधिकारी होता था। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। शेरशाह सूरी जो था वो तांबे का सिक्का दाम का प्रचलन किया था। मुगल काल में 1 रुपया जो चांदी का सिक्का होता था वो 40 दाम के बराबर होता था। 1 रुपया जो चांदी का सिक्का होता था 40 दाम के बराबर होता था। मराठा काल में देसाई या देशमुख जो होता था वो जनपद स्तर के राजस्व संग्रह करता था। ये सामान्य प्रशासन के प्रभारी होता था और जनपद के सभी पटेलों का प्रमुख भी होता था। मुगल काल में दीवान जो होता था वो प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था जो है वो जरीब भूमि की माप हेतु प्रयुक्त होती थी। जरीब जो था मुगल काल की भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है और जिससे भूमि की माप होती थी। नेक्स्ट है, मुल्ला दाऊद जो है वो चंदायन की रचना किया है। दामोदर कवि पद्मावती कथा, दामोदर कवि पद्मावती कथा, सोमनाथ का राग विबोध, अमीर खुसरो आशिका। तो मुल्ला दाऊद चंदायन, दामोदर कवि पद्मावती कथा, सोमनाथ राग विबोध, अमीर खुसरो आशिका। अकबर के पहले तानसेन जो था वो भाटा का राजा रामचंद्र सिंह के संरक्षण में रहता था। तानसेन का पूरा नाम था रामतनु पांडे। नेक्स्ट है, पल्लव की राजधानी कांची थी। पांड्य की मदुरा, यादव की देवगिरी, काकतीय की वारंगल। पल्लव की कांची थी। अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी द्वारा 1408 में हुआ था। शेरशाह सूरी ने अपना मकबरा सासाराम में बनवाया था। स्वयं अपना मकबरा बनवाया था 1540 से 45 के करीब। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा का कार्य अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम ने किया था। औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने अपनी माँ रबिया उद दौरानी की स्मृति में औरंगाबाद में 17वीं शताब्दी में मकबरे का निर्माण करवाया था। तो सबसे पहले जो बना था वो इब्राहिम शाह सरकी द्वारा अटाला मस्जिद बना था। उसके बाद शेरशाह सूरी ने अपना मकबरा सासाराम में बनवाया था। उसके बाद हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो थी वो हाजी बेगम ने किया था। सबसे बाद में रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। नेक्स्ट है, मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। बिल्कुल सही है। और मनसबदारी का पद जो था वो पैतृक नहीं था। जो मनसब होते थे मुगल नौकरशाही में पद और वरीयता क्रम निर्धारण के आधार पर होता था। यह एक तरह का प्रशासनिक और सैन्य पद था। बादशाह निर्धारित करता था उनकी नियुक्ति और उनका वरीयता क्रम। सेवा काल तक ही यह पद पर रहता था। तो मनसबदारी का पद पैतृक बिल्कुल नहीं था। खजुराहो, विदर्भ के खजुराहो के रूप में किसको बोला जाता है? तो मार्कंडेश्वर का जो मंदिर है वो विदर्भ का खजुराहो कहा जाता है। मार्कंडेश्वर मंदिर जो है वो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में वेनगंगा नदी के तट पर स्थित है। वेनगंगा नदी के तट पर मार्कंडेश्वर मंदिर जो है वो महाराष्ट्र में अवस्थित है। यह नागर शैली में बना है मंदिर। ये शैव, वैष्णव और शाक्त संप्रदाय से संबंधित है, तीनों से संबंधित है। नेक्स्ट है, कथन है अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया था और शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है, 1572 में सरनाल जो गुजरात में पड़ता है का युद्ध हुआ था अकबर के गुजरात अभियान के दौरान। इसमें इब्राहिम मिर्ज़ा को पराजित किया था अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना ने। 1572 में सरनाल का युद्ध गुजरात। बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ था। औरंगजेब की सेना ने दारा शिकोह को हराया था धर्मत के युद्ध में। और जजाऊ का युद्ध हुआ था 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था उनके बच्चों में। तो ये
बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम के बीच में हुआ था। तो इसका सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। उसके बाद सरनाल का युद्ध हुआ था 1572 में। उसके बाद धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 में। और सबसे बाद में जजाऊ का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1707 में। तो इसका क्रम है विल सना धर जजा, विल सना धर जजा, बिलग्राम, सरनाल, धर्मत, जजाऊ। इक्ता व्यवस्था के बारे में क्या है? तो भारत में सल्तनत काल के दौरान इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली का प्रचलन किया गया था। इक्ता धारक को उस भूमि क्षेत्र से राजस्व और कर को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। इक्तादार जो होता था उस इक्ता वाली भूमि का कर एकत्रित और भू राजस्व कितना लेना है वो लगा सकता था। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था। राजस्व से मुक्ति, इसी राजस्व से जो इक्तेदार होता था अपना सैन्य और प्रशासनिक व्यय पूरा करता था। लेकिन इस राजस्व से सुल्तान की सेवा के लिए कुछ सैनिक रखने पड़ते थे इक्तादार को। और जो खालिसा की भूमि है, तो खालिसा की भूमि से प्राप्त आय सीधे सुल्तान के खाते में जाती थी। इक्ता से प्राप्त आय सीधे सुल्तान के खाते में न जाकर इक्तादार के खाते में जाती थी, और खालिसा भूमि से प्राप्त आय सुल्तान के डायरेक्ट खाते में जाती थी। अबू अली हसन इब्न अली तुसी निजामुल मुल्क की फारसी पुस्तक रियासतनामा में प्रारंभिक इक्ता व्यवस्था का वर्णन मिलता है। तो निजामुल मुल्क जो है, इसका इतना बड़ा नाम है, इसकी पुस्तक है सियासतनामा। इसमें सबसे पहले इक्ता व्यवस्था का बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट है तबकात नासरी जो है वो मिनहाज सिराज जजमानी की पुस्तक है। तबकात नासरी मिनहाज सिराज जजमानी। तारीख़ फिरोज शाही जो है वो शम्स-ए सिराज अफीफ इसका लेखक है। तारीख़ फिरोज शाही का शम्स-ए सिराज अफीक। तुगलकनामा इब्न बतूता ने लिखा है। हुमायूं नामा जो है, नहीं, तुगलकनामा इब्न बतूता ने नहीं लिखा है, अमीर खुसरो ने लिखा है। तुगलकनामा अमीर खुसरो। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला है जो यात्रा वृत्तांत है, और हुमायूं नामा जो लिखी है वो गुलबदन बेगम लिखी है। तो तुगलकनामा इब्न बतूता, तारीख़ फिरोज शाही शम्स-ए सिराज अफीक, और तबकात नासरी जो लिखी है ये मिनहाज सिराज जजमानी ने लिखा है। नेक्स्ट है इलाहाबाद की संधि जो है वो 12 अगस्त 1765 को हुई थी। मंगलौर की संधि जो हुई थी वो 1784 में हुई थी, टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में। ये द्वितीय आंग्ल मैसूर के बाद हुई थी। सालबाई की संधि जो थी वो 1782 में हुई थी, अंग्रेज और मराठों के बीच में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 82 में। 1775 से 82 में हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। उसी के बाद साल बाई की संधि 1982 में हुई थी अंग्रेज और मराठा के बीच। महादजी सिंधिया था मराठों की तरफ से। और मद्रास की प्रथम संधि जो थी, मद्रास की संधि जो थी वो हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। ये हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में हुआ था, और 1769 में मद्रास की संधि हुई थी हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में। नेक्स्ट है पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1932 में हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। लेकिन पहले 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत हुआ था। उसके बाद गांधी और अंबेडकर में पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर में। तो पूना पैक्ट जो हुआ था वो 24 सितंबर 1932 में हुआ था, और ये गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो अगस्त में ही 16 अगस्त 1932
1932 में हुआ था। तो पहले गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद पूना पैक्ट आया था। असैनिक प्रशासन 1905 के बारे में क्या सही है? तो लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था असैनिक प्रशासन 1905 के तहत, और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया था। तो दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, मद्रास के प्रभावशाली नेता सी राजगोपालाचारी ने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए जुलाई 1944 में एक फार्मूला लाया था। इसमें गांधी जी ने भी स्वीकृत ये एक योजना बनाई थी गांधी जी की स्वीकृति से, CR फार्मूला 1944 में। जिन्ना ने इस फार्मूले को अस्वीकार कर दिया था, कांग्रेस ने स्वीकार किया था। द राइज एंड द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे बिपिन चंद्रा। नेक्स्ट है, इसमें मैच कराना था कौन सबसे पहले हुआ था, कौन बाद में हुआ था। तो सबसे पहले महाराज हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था 26 अक्टूबर 1947 को। उसके बाद भारत का संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय का अनुमोदन किया था। ये किया था 26 जनवरी 1950 को। और जम्मू तथा कश्मीर का नया संविधान कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 11 नवंबर 1957 को, 57। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आया था। इसका आधिकारिक नाम था द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872। इसके तहत कुछ प्रावधान थे। तो पहला था इसमें कि धारा 4 के अनुसार दो व्यक्तियों के बीच प्रत्येक विवाह जिनमें से एक या दोनों ईसाई हैं के लिए प्रावधान था ये नेटिव मैरिज एक्ट में। इस प्रावधान में लड़के एवं लड़कियों के लिए न्यूनतम विवाह की आयु जो थी वो लड़का 18 वर्ष का होना चाहिए, लड़की 14 वर्ष को लिए होनी चाहिए। और बहुविवाह की प्रथा भी इसी एक्ट के तहत समाप्त कर दी गई थी, नेटिव मैरिज एक्ट 1872। तो ये उन्हीं लोगों पर लागू होता था जिसमें से ये लड़की या लड़का जो शादी हो रहा है या दोनों ईसाई हैं या एक ईसाई है। पाबना विद्रोह 1873 से 85 में हुआ था। एका विद्रोह 1922 में, एका आंदोलन 1922 में हुआ था। ताना भगत आंदोलन जो था वो 1914 में हुआ था। भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 में आया था। सविनय अवज्ञा 1930 में आया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था वो 1931 में आया था। और सांप्रदायिक निर्णय जो था वो 16 अगस्त 1932 में आया था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा ये लाया गया था। बांटो और राज करो की नीति भी इसमें इसके तहत शामिल थी। नेक्स्ट है, क्रम लगाना है कौन कब है। तो जो है सबसे पहले जो था वो फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी 5 नवंबर 1915। उसके बाद महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हुई थी 12 मार्च 1930 को। लेकिन उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और साइमन आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? तो 8 नवंबर 1927 को। तो सबसे पहले फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर महात्मा गांधी, फिर साइमन आयोग की नियुक्ति हुई, और सबसे बाद में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 1930 में शुरू हुई थी। INA के अधिकारियों पर मुकदमा जो है चलाया गया था
लाल किला मुकदमा के नाम से दिल्ली में चलाया गया था 1945 में। इसमें मुख्य अभियुक्त थे मेजर शाहनवाज खां, कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लों और कर्नल प्रेम सहगल। इन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। बचाव पक्ष के वकीलों में भूला भाई देसाई जो थे, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के समय में हुई थी। जो विलियम जोन्स था, उसके पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था वारेन हेस्टिंग ने, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान था तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। दोनों कथन सही हैं, लेकिन व्याख्या एक दूसरे की नहीं है। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल जो था वो 1774 से 1785 तक था। 1774 से 85। नेक्स्ट है, तलचर ओडिशा में है, इस महानदी घाटी में। कर्णपुरा झारखंड का कोयला क्षेत्र है दामोदर घाटी में। सिंगरौली मध्य प्रदेश का कोयला क्षेत्र है सोन घाटी में। ये दो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भी विस्तारित है, जो मध्य प्रदेश का सिंगरौली है। दूसरा है, सिंगरेनी जो है वो तेलंगाना का है, गोदावरी घाटी में। सिंगरेनी तेलंगाना में है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। कौन सी एक चोटी भारत में नहीं अवस्थित है? तो गुरला मंधाता और नामचा बरवा जो है, ये गुरला मंधाता पर्वत पश्चिमी तिब्बत में है और गुरला मंधाता जो है ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी तिब्बत में स्थित है। गुरला मंधाता दक्षिण पूर्वी तिब्बत में और नामचा बरवा दक्षिण पूर्वी तिब्बत में और गुरला मंधाता पश्चिमी तिब्बत में अवस्थित है। बाकी कामेट और नंगा पर्वत भारत में अवस्थित है। कामेट पर्वत उत्तराखंड के गढ़वाल में और नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है, पीओ के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा का क्या क्रम रहता है? तो वो पश्चिम में अधिक होती है, पूरब में कम होती है। पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, कम होती जाती है। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। ये भारतीय महाद्वीप में उत्तर पश्चिमी हिस्सों में जाड़े में वर्षा जो होती है उसके कारण बनते हैं। इससे ये जो है इससे जो वर्षा होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्रों में इससे होने वाली वर्षा की मात्रा है वो उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। और यह वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभ वाली, ये रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। लूनी नदी को प्रारंभ में सागरमती के नाम से जाना जाता है। पुष्कर झील से निकलने वाली इसकी सहायक नदी सरस्वती है। जब इसमें मिल जाती है तब इसको लूनी कहा जाता है। इसका जल जो है बाड़मेर के बालोतरा में पहुंचकर लवड़ी होता है। स्टार्टिंग में जब ये सागरमती नाम से जानी जाती, जहाँ से निकलती वहाँ पे इसका जल खारा नहीं होता है। मोरीबंद डेल्टा जो है वो किसका भाग है? तो बंगाल डेल्टा का भाग है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है एक हिमालयी नदी, दो हिमालयी नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र एक गैर हिमालयी नदी जो मेघना है उसके साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा का अब दो भाग बन चुका है। पश्चिम में ये डेल्टा निष्क्रिय डेल्टा के रूप में है और पूरब में सक्रिय मेघना डेल्टा के रूप में है। पश्चिम में जो डेल्टा निष्क्रिय हो चुका है उसको तीन विभागों में मोरीबंद डेल्टा, प्रौढ़ डेल्टा, ज्वार सक्रिय डेल्टा में विभक्त किया गया है। तो मोरीबंद डेल्टा को बागची द्वारा 1944 में मोरीबंद नाम दिया गया था। तो मोरीबंद डेल्टा मूल रूप से देखा जाए तो बंगाल डेल्टा का या सुंदरवन डेल्टा का भाग है।
मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व में क्रम क्या है? तो सतपुड़ा सबसे पश्चिम में है, महादेव उसके बाद मैकाल और उसके बाद छोटा नागपुर पठार। सम मैं छोटा, पश्चिम से पूरब, सबसे पश्चिम में सतपुड़ा, सबसे पूरब में छोटा नागपुर का पठार है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं, दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है तो सरोवरी मैदान का। सरोवरी मैदान जो होता है वो क्या होता है? किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान को सरोवरी मैदान कहते हैं। कश्मीर घाटी और इम्फाल बेसिन जो है सरोवरी मैदान के उदाहरण हैं। भ्रंश घाटी में प्रवाह किसका होता है? तो दामोदर नदी का। दामोदर के साथ ही नर्मदा और ताप्ती नदियां भी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में दिया गया है कि लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, बिल्कुल सही है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं, तो मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं हैं, ये कथन गलत है। नेक्स्ट है, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो हिमालय के पर्वत श्रेणी के बारे में सही कथन क्या है? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं इसमें। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में भी जीवाश्म पाए जाते हैं और बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसी क्षेत्र में बुर्ज होम और गुफराल मानव सभ्यता का खोज हुआ था। स्वेज नहर के बारे में उत्तर से दक्षिण पड़ने वाले स्वेज नहर क्षेत्र में जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में झीलों का क्रम पूछा गया है। तो सबसे उत्तर में जो है वो लेक मंजला है, उसके बाद लेक टिमसा, फिर ग्रेट बियर लेक, फिर लिटिल बियर लेक। तो लिटिल बियर लेक जो है वो सबसे दक्षिण में है, लेक मंजला सबसे उत्तर में है। तो इसका क्रम देख लेंगे, मंजला, टिमसा, ग्रेट बियर और लिटिल बियर। मंजले ग्रेट लिटिल, मांजले ग्रेट लिटिल। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है किसका? तो उत्तरी अटलांटिक कटक का। टेलीग्राफिक पठार है क्या? तो एक हाइग्रोग्राफिक मिथक है। इसका विस्तार जो है ये अटलांटिक महासागर में न्यू फाउंडलैंड से आयरलैंड तक है और इसकी खोज जो है वो जर्मनी के अनुसंधान पोत मीटियर द्वारा 1925 से 27 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, बिलीबिली जो है वो ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। टाइफू जो है वो जापान का है। बैगियो फिलीपींस का है और हरिकेन्स जो है यूएसए का। ये सभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। नेक्स्ट है, साइबेरिया पारी रेल मार्ग पर अवस्थित कौन सा नगर नहीं है? तो ये सोची नहीं है, बाकी कजान, ओमस्क, चीता जो हैं ये साइबेरिया पारी रेली मार्ग पर ही अवस्थित है। नेक्स्ट है, पवन दिया है और देश दिया है। तो सेंटा आना जो है वो कैलिफोर्निया में प्रवाहित होती है, हबूब सूडान में, यामो जापान में, मिस्ट्रल जो है वो ठंडी ध्रुवीय स्थानीय हवा है जो रोम सागर के उत्तरी पश्चिमी भाग में विशेषकर स्पेन और फ्रांस में बहती है। और ब्रिक फील्डर जो हवा है वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया मरुस्थल में चलती है, बहुत ही गर्म और शुष्क हवा होती है। तो मिस्ट्रल जो है वो स्पेन और फ्रांस में बहती है, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में बहती है, यामो जापान, हबूब सूडान, सेंटाना कैलिफोर्निया। तूफान दिया है और सबसे अधिक प्रभावित कौन सा देश इससे होता है? तो डोरियन हरिकेन जो होता है वो बहामास, डोरियन बहामास, डोरी बहा। फिर हेजिबीस जो होता है जापान का है, लेकिमा चीन का है, मिटाग जो है वो जेजू दक्षिण कोरिया का है।
तो डोरियन बहामास, हेजिबिस जापान, लेकिमा चीन, मिटाग जेजू दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है वनस्पति प्रकार है, क्षेत्र है माकची भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। फिम्बस दक्षिण में अफ्रीका में, फिम्बस दक्षिण अफ्रीका। चैपरेल कैलिफोर्निया, चैपरेल कैलिफोर्निया। मेटोरेल जो है वो चिली में, मेट्रोल चिली। चैपरेल कैलिफोर्निया, फिम्बस दक्षिण अफ्रीका, माकची भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है राज्य राजधानी दिया है तो उज्बेकिस्तान की ताशकंद है, तजाकिस्तान की दुशांबे है, किर्गिस्तान की बिश्केक है और तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद है। तो उज्बेकिस्तान ताशकंद, ताऊ, तजाकिस्तान दुशांबे, ताजदू, किर्गिस्तान बिश्केक, किबी, तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद, तुर्क अशगा। वनस्पति है, क्षेत्र दिया गया है तो अधिजीवी वनस्पति जो है वो भूमध्य रेखी क्षेत्र में पाई जाती है। अधिजीवी भूमध्य रेखी क्षेत्र में, भूमध्य रेखा के पास में जो क्षेत्र है वो अधिजीवी वनस्पति यहाँ पाई जाती है। बबूल जो है वो सहारा, बायोबाब प्राकृतिक वनस्पति है। बायोबाब ये सवाना क्षेत्र में पाई जाती है। और देवदार जो है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में देवदार। बायोबाब जो है वो सवाना क्षेत्र में, अधिजीवी जो है वो भूमध्य रेखी क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है पिग्मी जनजाति जो है वो कांगो बेसिन में पाई जाती है। अंगामी नागालैंड की है, एनू जापान की है, किर्गिज जो है वो मध्य एशिया की जनजाति है। किर्गिज जो है वो मध्य एशिया की जनजाति है। नेक्स्ट है बड़े शिकारों की भूमि किसे कहा जाता है तो ये उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश जो है इनको बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। सवाना प्रदेश में प्रत्येक वर्ष हजारों बड़े जानवरों को शिकार के द्वारा मारा जाता है, इसीलिए उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। इकोसिस्टम के बारे में दिया है तो उत्पादक जो होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारियों की संख्या जो है मांसाहारियों से अधिक है। नेक्स्ट है इसी में है पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। नेक्स्ट है सुपोषण के बारे में दिया है। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। तो इसमें दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। नेक्स्ट है मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ये विविधता जो होती है वो घटती है। अगला है इसमें उष्णकटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। बिल्कुल, शीतोष्ण क्षेत्र में कम पाई जाती हैं जनजातियाँ जीव जंतु और उष्णकटिबंध में ज़्यादा। विशालतम जैव विविधता अमेजन वर्षा में पाई जाती है, वर्षावन में। और जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण जो है इसके सूचक हैं लाइकेंस। लाइकेंस और मास दोनों इसके सूचक होते हैं। नेक्स्ट है गैस जो धान के खेतों से निकलती है तो मीथेन है। और ये कहाँ कहाँ से निकलती है? कोयले खदान से, घरेलू पशु वातावरण, इन सब जगहों से निकलती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा में है। इसका गठबंधन जो है इसका उद्देश्य क्या है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का? तो सौर ऊर्जा क्षेत्र में 2023 तक
2030 तक 1000 बिलियन डॉलर से अधिक की राशि का निवेश करना और 1000 गीगावाट से अधिक सौर उत्पादन क्षमता के लिए विकास करना है। नेक्स्ट है 100% ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश और जो है वो दमन दीव है। दीव है, दमन नहीं। नेक्स्ट है पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? जो पर्यावरणीय कुजनेट्स होता है वो किस प्रकार का होता है? तो इसका शेप होता है उल्टा यू आकार। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र जो होता है वो पर्यावरणीय निम्नीकरण तथा प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध प्रदर्शित करता है। इसका जो है आकार उल्टा यू होता है। नेक्स्ट है सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है और सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। कथन दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी है। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 1987 में एक रिपोर्ट आई थी आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले सतत विकास के बारे में इसी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्यजीवों की रक्षा के लिए प्रावधान कौन करता है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी इसका उल्लेख है और मूल कर्तव्यों में भी इसका उल्लेख है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 48A के तहत किया गया है और जो है इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, अनुच्छेद 48A। और मूल कर्तव्यों के तहत जो है वो अनुच्छेद 51A(G) में किया गया है, 51A(G). नेक्स्ट है कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है वो बायोसेफ्टी से संबंधित है। बायोसेफ्टी स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्योटो जो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ, जापान में जो हुआ था सम्मेलन, उसमें आया था क्योटो प्रोटोकॉल और ये 2005 से लागू हो गया है। इसका वैश्विक तापन में योगदान करने वाली गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए हेतु लक्षित है। ये क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन से संबंधित है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। तितलियां कम तापमान नहीं सह सकती हैं। दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी है। तितलियां जो होती हैं वो अनियत तापी प्राणी होती हैं, कोल्ड ब्लडेड होती हैं। इनके रहने के लिए उष्ण एवं गर्म जलवायु वाला क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ होता है। कम तापमान होने के कारण ये उड़ान नहीं भर पाती। पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा जो है वो घटती जाती है। ऊर्जा की मात्रा जो है वो घटती जाती है। यह जो है ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार होता है। कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो नीला हरा शैवाल जो है वो नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। नीला हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। यह एक कोशिकीय जीवाणु होता है जो धान की फसल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में स्थापित कराने का कार्य करता है। नीलहरित शैवाल जो होता है प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करता है। तो ये नीलहरित शैवाल जो है ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है? प्रकाश संश्लेषण से।
धुआं या स्मॉग जो है उसकी उपस्थिति के कारण वायुमंडल में धुआं स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण। स्मॉग जो होता है वो धुआं और कोहरे से मिलकर बनता है, जिसे धूम्र कोहरा कहा जाता है। यह जो है वो बहुत ही हाई पॉल्यूशन का एक प्रकार है। इसमें एक प्रकार का दृश्य वायु प्रदूषण है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइडों, ओजोन, धुएं और अन्य निलंबित कणों का संगठित रूप होता है। इसकी अधिकता के कारण प्रकाश रासायनिक प्रक्रियाओं में कृषि अवशेषों को जलाने के कारण भी ये उत्पन्न होता है। दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 किस क्षेत्र की दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, इसमें उत्कृष्ट कार्य जो करता है उसको दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप द्वारा 1987 में प्रारंभ किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप द्वारा 1987 में ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था नीति आयोग है। भारत में सतत विकास लक्ष्यों का एजेंडा जो 2030 है, इसके समन्वय एवं कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था नीति आयोग है। पानी की उपलब्धता किस में है? तो SDG 6 में है। SDG 6 में है पानी की उपलब्धता सभी को। नेक्स्ट है, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये क्लब ऑफ रोम के द्वारा। वर्ष 1968 में 10 देशों के 30 व्यक्तियों का एक समूह था, जिसमें वैज्ञानिक, शिक्षक, अर्थशास्त्री ये सब थे। इसी बैठक में क्लब ऑफ रोम का विकास हुआ था। द लिमिट्स टू ग्रोथ एक रिपोर्ट बनाई थी इस क्लब ने, उसके तहत समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन हुआ था। नेक्स्ट है, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये जो है COP 14 में जो नई दिल्ली में हुआ था 13 सितंबर 2019 को, तो इस 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता लक्ष्य निर्धारित किया गया है, 2030 तक। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात जो है वो गायब हो जाता है, जैसे कपूर हुआ, नेपथलीन हुआ, शुष्क बर्फ हुआ, तो ये किस घटना के कारण होता है? ऊर्ध्वपतन के कारण होता है। बिना तरल अवस्था में आए ठोस से गैस में परिवर्तित होने को ऊर्ध्वपतन कहते हैं। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर में जो होता है प्रकाश ऊर्जा का संचरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के तहत होता है। श्याम बीवर क्या होता है? सिमट गया तारा। इसका घनत्व तो बहुत ही ज़्यादा होता है, गुरुत्वाकर्षण भी बहुत ज़्यादा होता है, इसी कारण उस पर जो प्रकाश पड़ता है वो बाहर नहीं निकल पाता और वो ब्लैक होल दिखता है, श्याम बीवर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो थे भारतीय भौतिकविद, 1930 में जो है वो इसकी सीमा निर्धारित की थी, जिसे चंद्रशेखर सीमा कहा गया था। इसके अकॉर्डिंग जो 1.44 सौरिक द्रव्यमान का होगा तारा, वो श्वेत वामन बनेगा, और अगर उससे ज़्यादा उसका द्रव्यमान है तो वो न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बन जाएगा। तो सीमा जो है ये चंद्रशेखर सीमा क्या है एक तारे को ब्लैक होल बनने की, कि उसका द्रव्यमान जो है 1.44 से ज़्यादा होगा। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या घटना घटित होती है? तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है
क्योंकि आवेशित कण को साबुन के बुलबुले पर समान रूप से वितरित किए जाने पर उन्हें वैद्युत स्थितिकी बल के कारण एक आवेशित कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इस कारण से उसकी त्रिज्या जो होती है बुलबुले की वो बढ़ जाती है। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। ये संचालन और संवहन विकिरण दोनों किसी भी प्रकार की ऊर्जा का आवागमन नहीं होता है। नेक्स्ट है, किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो जिप्सम में। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। CaSO4 इंटू H2O। जिप्सम एक खनिज है। इसमें जो इसको कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है, इसमें कैल्शियम विद्यमान होता है। बाकी चीनी मिट्टी, कोरंडम और टैल्क में कोई कैल्शियम नहीं होता है। नेक्स्ट है, सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ये सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो फोटोग्राफी में प्रयोग होता है, ना कि कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में। तो इसका सही मिलान है, सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है वो फोटोग्राफी में यूज होता है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार में, और दूधिया मैग्नीशियम जो होता है वो प्रति अम्ल का कार्य करता है। प्रति अम्ल का कार्य करता है दूधिया मैग्नीशियम, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार में। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है वो फोटोग्राफी में। पाश्चुरीकरण जो होता है वो दूध का निर्जमीकरण या रोगजनक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने की प्रक्रिया है, जिससे इसका भंडारण संभव हो पाता है। और इसकी खोज जो पाश्चुरीकरण की है वो लुई पास्चर ने की थी, फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। अलवणीकरण जो है समुद्री जल का होता है। प्रतिलोम पराशरण पेयजल से शुद्ध पेयजल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। विकृतीकरण जो होता है वो प्रोटीन से संबंधित है। विकृतीकरण। नेक्स्ट है, शाकनाशक का उदाहरण है। शाकनाशक तो ये सोडियम क्लोरेट है। इसका प्रयोग जो है कृषि में खरपतवार नाशी के रूप में किया जाता है। सोडियम क्लोरेट इसका सूत्र है NaClO3। सोडियम क्लोरेट शाकनाशी। केवलार जो होता है संश्लेषित रेशा होता है। टेक्साल कैंसर रोधी दवा होती है। जिंक फास्फाइड रोडेंट नाशी है। और नाइट्रोसेलुलेज जो है वो विस्फोटक है। नाइट्रोसेलुलेज विस्फोटक है। टेक्साल कैंसर रोधी दवा है। जिंक फास्फाइड रोडेंट नाशी, केवलार संश्लेषित रेशा। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन बनाया गया था उसका क्रम निर्धारित करना है। तो सबसे पहले बनाया गया था केवलार को। केवलार को सबसे पहले बनाया गया था 1964 में। उसके बाद जो है फुलरेन की खोज की गई थी। उसके बाद ग्राफीन बना था, सबसे बाद में ब्लैक गोल्ड बना था। तो सबसे पहले केवलार बना था, फिर फुलरेन बना था, फिर ग्राफीन बना था, सबसे बाद में ब्लैक गोल्ड बना था। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनको प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया है। नेक्स्ट है, प्रोटीन कौन सा नहीं है? तो कपास में प्रोटीन नहीं होता है। कपास एक मुलायम रोएदार स्टेपल रेशा होता है, पूरी तरह से सेलुलोज का बना होता है ये। बाकी बाल, लूता रेशम जो स्पाइडर सिल्क से मिलता है, और खुर ये प्रोटीन से बने होते हैं। तो लूता रेशम, स्पाइडर सिल्क जिसे बोला जाता है, केस या बाल और खुर ये सब प्रोटीन से बने होते हैं। कपास जो होता है सेलुलोज से बना होता है। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो अग्नाशय। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। ये बहिस्रावी अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक या कोशिकाएं होती हैं इसमें। इसके दो कार्य होता है। बहिस्रावी के रूप में ये पाचन में सहायक होता है, और अंतःस्रावी के रूप में रक्त शर्करा को विनियमित करता है। तुलसी में क्या क्या पाया जाता है? तुलसी के पौधे में तो फिनॉल और फ्लेवोनाइड। फिनॉल और फ्लेवोनाइड जो होता है तुलसी के पौधे से में पाया जाता है, जिसके कारण इसका गुण जो है औषधि हो जाता है। इसमें इसके अलावा सैपोनिन, ग्लाइकोसाइड, फिनॉल ये सभी पाए जाते हैं। तुलसी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइटो रसायन है।
इसमें प्रतिऑक्सी कारक और प्रदाहनासी गुण पाया जाता है। तुलसी का वैज्ञानिक नाम है ऑक्सिमम सैक्टम। पालिश किया हुआ चावल जो है विटामिन बी की कमी कर देता है। विटामिन बी का नाम है थायमिन। नेक्स्ट है विटामिन B6 जो होता है धान की चोकर या राइस ब्रैन से पाई जाती है। विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल से, के अल्फाफा से। विटामिन B2 जो होता है इसे राइबोफ्लेविन कहा जाता है। यह जो है अंडे, हरी सब्जियां, फलियां, दूध, इन सब चीज़ों से प्राप्त होता है। कार्ड यकृत तेल जो होता है कार्ड मछली की यकृत से उत्पन्न किया जाता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। कार्ड यकृत तेल, ओमेगा 3 फैटी एसिड। नेक्स्ट है एंजाइम क्या होते हैं, तो ये जैव उत्प्रेरक हैं और ये शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां पर उत्पादित होते हैं, तो दोनों सही है। नेक्स्ट है तिलचट्टा जो होता है उसका रक्त जो है वो सफ़ेद होता है। तिलचट्टे का रक्त सफ़ेद होता है। बाकी घरेलू खटमल, मच्छर, छिपकली, इन सब का रक्त जो है वो रेड होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं, तो दालों के साथ करते हैं। नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। स्पार्टेम संश्लेषित मधुरक है। नियोप्रीन विशिष्ट रबड़ है। रेयान जो है वो फाइबर है, मतलब बनाया हुआ कृत्रिम फाइबर है। नेक्स्ट है पंचायतों के संदर्भ में दिया गया है, तो 50% सीटें अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। बिल्कुल गलत। ग्राम सभा एक निकाय जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं, ये भी बिल्कुल गलत। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, ये सही है। तो इसमें देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 243B के तहत ग्राम सभा से ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय होता है। तो ग्राम सभा में वही व्यक्ति शामिल होगा जो उस गांव के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होगा। कोई भी उस गांव में जो रहेगा वो गांव का ग्रामवासी नहीं कहा जाता है। इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि इसमें केवल गांव के वयस्क लोग ही शामिल होते हैं। दूसरा देखेंगे कि अनुच्छेद 243 का बी खंड 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है 243D के खंड 1 के अनुसार SC/ST के लिए उस पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किए जाएंगे स्थान, जो कम से कम 1/3 होगा। जितनी जनसंख्या होगी उसमें 1/3 स्थान यथास्थिति SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, मतलब 1/3 भाग। केसी व्हीकर जो ऑस्ट्रेलिया का संविधानविद था उसने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। नेक्स्ट है केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संदर्भ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्याधिकारिता है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसका सही क्या होगा? जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो भारतीय संविधान का प्रहरी और संरक्षक है, लेकिन केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी अधिकारिता प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किसी कानून की वैधता का परीक्षण कर सकता है।
और संविधान के उपबंध के अनुसार न होने पर उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो इसमें जो एससी सुप्रीम कोर्ट होता है उसको कोई विशेष अधिकार नहीं प्राप्त है। हालांकि उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 131A के तहत केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता संबंधी उपबंध किया गया है और अनुच्छेद 226A के तहत उच्च न्यायालय को ये पावर है। लेकिन 43वें संविधान संशोधन 1977 द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया है। पहले थी संवैधानिक वैधता जो है इसकी अनन्य अधिकारिता थी, लेकिन अब जो है उसको निरस्त कर दिया गया है। किसके तहत? तो 43वें संविधान संशोधन 1977 द्वारा। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, और ये सबसे पहले 2010 में मनाया गया था। नेक्स्ट है श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी जो होता है किससे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी किस अनुच्छेद में है? तो ये है 43A। ये पहले मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 में 43A के तहत जोड़ा गया है। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूबाड़ी मामले जो 1960 में आया था, संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग नहीं माना था, लेकिन केशवानंद में मान लिया जो 73 में आया था, 1973 में। इसके बावजूद भी जो भी शब्द दिए गए हैं वो लागू नहीं कराए जा सकते हैं। वो राज्य के ऊपर होता है कि अपनी समझदारी से उसको कितना लागू करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में कौन सा सही है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का भारतीय संविधान का अनुच्छेद 162 जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है। इसके अनुसार जो है संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर किया जा सकता है जिसके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति है। तो अनुच्छेद 162 जो है वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग को ऑडिटिंग या लेखा से अलग कब कर किया गया था? और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया था। तो ये 1976 में किया गया था। 1976 से पहले भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक था उसको अकाउंटिंग और लेखा परीक्षण मतलब ऑडिटिंग दोनों ही दायित्व का निर्वहन करना पड़ता था। 1976 में CAG की कर्तव्य शक्तियों सेवा और शर्तों संबंधी नियम जो है वो केंद्र सरकार के स्तर पर लाया गया था, जिसके तहत अकाउंटिंग को ऑडिटिंग मतलब लेखांकन को लेखा परीक्षा से अलग कर दिया गया था। हालांकि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी भी राज्यों के स्तर पर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का निर्वहन करता है। तो अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग कब किया गया था? कैग की तो 1976 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। बिल्कुल सही है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या नहीं है। तो इसमें अनुच्छेद 30(1) में कहा गया है धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का अधिकार होगा। और अनुच्छेद 30(2) में कहा गया है कि
राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है। इसमें भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। और अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, ये गलत है। इसमें 1901 का के तहत सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का मूल अधिकार है। इसके अनुसार भारत से अलग होने की मात्र वकालत करना भी संबंधित विधि के तहत अपराध माना जा सकता है। इसका तात्पर्य हुआ कि भारत से अलग होने की अगर कोई बात करता है तो उसको दंड मिलेगा, क्योंकि यह भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, इन सब चीज़ों को प्रभावित करेगा, दुष्प्रभावित करेगा इस कारण से। नेक्स्ट है, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है वो राज्य सूची का विषय है। जनगणना जो है वो 7वीं अनुसूची में संघ सूची का विषय है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा 4थी अनुसूची में है और दल बदल 10वीं में है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं भारतीय संविधान के? तो 29 विषय हैं। और ये जो 11वीं अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, जिसमें पंचायतों के कार्यक्षेत्र का वर्णन है। इसके तहत 29 विषय हैं। इसमें पीएमओ है जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, इसके बारे में क्या सही है? तो यह 1977 में इसका गठन किया गया था। प्रधानमंत्री का सर्वोच्च अधिकारी प्रधान सचिव होता है। प्रधानमंत्री कार्यालय जो पीएमओ का होता है, सर्वोच्च अधिकारी प्रधान सचिव होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में कौन से प्रावधान किस राज्यों से संबंधित हैं? तो इसमें जो है अमे मित्री, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित 6ठी अनुसूची में प्रावधान है। इसी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषद का गठन भी किया जा सकता है। सिक्किम और नागालैंड इसमें शामिल नहीं हैं। इसमें शामिल कौन कौन से हैं? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अमे मित्री। नेक्स्ट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी, परमादेश, बी कमांड, परम कमांड, प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड नहीं होता है इसका, टू बी सर्टिफाइड उत्प्रेक्षा का होता है। टू बी सर्टिफाइड जो होता है वो उत्प्रेक्षा का होता है, सर्टिफाइड उत्प्रेक्षा। अधिकार परीक्षा जो होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। नेक्स्ट दिया गया है, धन विधेयक की परिभाषा किसमें है? तो अनुच्छेद 10(1) में है। नेक्स्ट है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान ये मैसूर में है। इसकी स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। भारतीय भाषा संस्थान मैसूर वर्ष 1969 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, बहुआयामी निर्भरता सूचकांक जो है उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर जो है और इसके साथ जो है चरम निर्भरता, इन सभी का मापन किया जाता है बहुआयामी निर्भरता सूचकांक में। चरम बहुआयामी गरीबी का एक अंतर्राष्ट्रीय मापक है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक।
नेक्स्ट है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना किसको माना गया है, तो पहल को। ये 2015 में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। ये सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ या नगद हस्तांतरण योजना के रूप में इसको घोषित किया गया है। इसके तहत एलपीजी सिलेंडर जो है बाजार मूल्य पर प्राप्त होता था, उस पर दी जाने वाली एलपीजी सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में जाती है उपभोक्ता के। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इसके बारे में क्या क्या सही है। ये आया था 10 सितंबर 2013 को। इसके तहत 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी यह स्कीम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान दिया है इसमें। और 18 साल से बड़ा सबसे बड़ी घर की महिला जो होगी वही इसमें मुखिया होगी। इसके तहत 18 साल की या इससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला का नाम परिवार के मुखिया के तौर पर नामित करें और उन्हीं के नाम पर राशन कार्ड जारी करेगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपाय में क्या क्या था, तो लगान का विनियमन किया गया, अवधि की सुरक्षा की गई और पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा की गई। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो ये है सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करेंगे भारत सरकार द्वारा, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण होगा, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना और समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में ये सारे कार्य किए जाएंगे। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम गरीबी रेखा से नीचे के लिए जो है चलाया गया था। ये केंद्र प्रायोजित एक योजना है। इसमें 5 उपयोजनाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इसके तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन मिलती है, इसमें निःशक्तता पेंशन भी इंदिरा गांधी निःशक्तता जो विकलांग है उनको मिलती है, राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम और अन्नपूर्णा योजना। इसके साथ ही महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक उपघटक है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम गरीबी रेखा के नीचे के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट है नायक समिति, जो लघु उद्योग होता है उससे संबंधित समितियां हैं, तो कौन कौन है। नायक समिति 1991 में बनी थी। नायक के बाद आए हुसैन, आबिद हुसैन समिति 1995 में बनी। उसके बाद कोहली आए, एस कोहली समिति 2000 में बनी। और सबसे पहले आए थे कार्वे समिति, तो कार्वे 1955। कार्वे 1955 का नायक हुसैन कोहली, कार्वे 1955, नायक 1991, हुसैन 1995, कोहली 2000। नेक्स्ट है अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 में प्रारंभ हुआ। अंधत्व नियंत्रण हेतु कार्यक्रम 1976 में शुरू हुआ। समन्वित बाल विकास योजना 1975 में आई। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण मिशन जो है वो 1983 में आया। तो अंधत्व 1976 में आया, समन्वित बाल विकास योजना 1975 में आई और राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम जो है 1983 में आया था। नेक्स्ट है हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है। पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण इस श्रम की भागीदारी दर में बढ़ोतरी हुई है। दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी हैं। नेक्स्ट है भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है। भारत में
15 से 64 वर्ष की आयु जनसंख्या का अनुपात अधिक है, इसीलिए भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है। नेक्स्ट है वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को सामान्य स्थित बेरोजगारी कहा जाता है। सामान्य स्थित बेरोजगारी किसको कहा जाता है? यह 365 दिनों में किसी व्यक्ति के कार्य की स्थिति को प्रदर्शित करता है। यदि कोई व्यक्ति वर्ष में अधिकांश दिनों 183 दिन तक कार्य नहीं करता है तो उसे सामान्य स्थित बेरोजगारी कहते हैं। सामान्य बेरोजगारी दर क्रॉनिक बेरोजगारी दर को प्रदर्शित करती है। सामान्य स्थिति बेरोजगारी। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में क्या सही है? तो कंपनी एक्ट 2013 भारत में कारपोरेट शासन को आधार देता है। कंपनी अधिनियम 2013। और इसके तहत कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 2% कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों में व्यय करना होगा। जितना कमाएंगे उसका 2% सामाजिक गतिविधियों में लगाएंगे। और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR का गठन किया गया था। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये मॉरिस डी मॉरिस जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में गन्ना चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, उत्पादकता कम है। बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। दोनों कथन सही हैं पर व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है इसी के तहत है महाराष्ट्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, जहां लंबी धूप, साफ मौसम, ठंडी रातों के कारण गन्ने की फसल अधिक उत्पादित होती है। एशिया की प्रथम सहकारी मिल की शुरुआत वर्ष 1950 में हुई थी। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। बिल्कुल सही है। और SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है। दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी है। नेक्स्ट है नागरिक पंजीकरण CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य हो गया है? तो यह है इन 21 दिनों के अंदर। भारत में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत 21 दिनों के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में सम्मिलित कौन कौन से हैं? तो ये HIV परीक्षण इसमें सम्मिलित नहीं है। बाकी उच्च रक्तचाप, मधुमेह और जीवन मृत्यु का पंजीकरण ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में सम्मिलित है। नेक्स्ट है थॉमस कुक जो है वर्ष 1941 में थॉमस कुक और वर्ष 1971 में थॉमस कुक एंड सन के नाम से ब्रिटिश टूर एंड ट्रेवल कंपनी का जो है इसे संबंधित है। 1941 में थॉमस कुक और 1971 में थॉमस कुक एंड सन्स ब्रिटिश टूर एंड ट्रेवल कंपनी है ये।
ग्रेटा थनबर्ग जो है वो स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्त्री है। इसे 2019 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया था। कैरी लैम हांगकांग की चौथी चीफ एग्जीक्यूटिव है। डॉक्टर उषा किरण खान को 2018 में उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान भारत भारती पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत के सबसे बड़े चरखे के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये है, इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ और इसके लिए यह जो है उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से बना है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर नोएडा में जो है इसका लोकार्पण किया गया है। नेक्स्ट है, मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में किससे संबंधित है? तो आरटीआई अधिनियम से। मजदूर किसान शक्ति संगठन जो है ये सूचना के अधिकार हेतु जन आंदोलन की शुरुआत 1990 से मानी जाती है और इससे ये जो है आरटीआई अधिनियम से संबंधित है। मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन जो है। नेक्स्ट है, चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक बेड़ शिल्प में बांस कला का वर्णन किया गया है। बांस कला का। इनके द्वारा कुछ अन्य जो रचनाएं हैं, वैशाली के लिच्छवी, बौद्ध धर्म का अभ्युत्थान और इंद्रगुप्त। बिबिलियोमेट्री क्या है? ये सूचना प्रबंधन उपकरण है। सूचना प्रबंधन उपकरण है बिबिलियोमेट्री। एल्बिडो से संबंधित कौन सा है? तो ये जो है किसी सतह की परावर्तन क्षमता को एल्बिडो कहते हैं। इसको वापसी की शक्ति भी कहा जाता है। जमी हुई बर्फ का एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है। हरित क्षेत्रों मैदानों का एल्बिडो कम होता है। नेक्स्ट है, गहरी कार्बन वेधशाला के संबंध में क्या सही है? तो यह माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है और यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। इसमें 1000 से अधिक वैज्ञानिकों का एक वैश्विक समूह है। इसके तहत गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन का कार्य संचालित किया जाएगा। 10 वर्षीय अभियान है ये। नेक्स्ट है, हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया। हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। दोनों सही, एक दूसरे की व्याख्या भी है। नेक्स्ट है, हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता है और हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो दोनों सही है। इसके संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ थे। उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ ने भी योग परंपरा जो है इसमें मिलकर दोनों लोगों ने, मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ मिलकर के हठ योग को नींव डाली थी। और सूफी संतों का जो 17 सिलसिला था, मोहम्मद गौस ग्वालियरी द्वारा, इनकी जो पुस्तक है बहर अल हयात, इसमें हठ योग की संबंधी क्रियाओं का चित्रण मिलता है। बहर अल हयात बुक है मोहम्मद गौस की, इसमें हठ योग के बारे में बोला गया है। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा सही है? राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। गलत है ये। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत पर आधारित है। शक संवत पे, और इसका पहला महीना चैत्र होता है। पहला महीना इसका चैत्र होता है, 365 दिन का होता है। और इसको राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था।